Hello friends, welcome back to our channel. As you know, we have already completed historical background, first chapter. Now we are continuing with the second chapter, making of the constitution. We have seen the composition of the constituent assembly, how the members have been elected. Now we are doing with the working of the constituent assembly. So let's begin with the topic, how constituent assembly has done or how it worked. Okay, first of all, first meeting of constituent assembly was held on 9 December 1946. important date. मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, पहले ही हम जान चुके थे कि वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा एडमेंट था, ठीक है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन ही नहीं किया, तो इस चीज़ में कोई नई बात नहीं आई। आगे देखते हैं। नाउ another important fact is Dr. Sachidanand Sinha, the oldest person of the assembly, was elected as the temporary president of the assembly. Sachidanand Sinha was the oldest person. On first day, 9 December itself, he has been elected as the president to bring some order in the assembly. एक लीडिंग ऑफिसर होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, बस उसी काम को करने के लिए सचिदानंद सिन्हा अपॉइंट किए गए। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु वाज द प्रेसिडेंट? सचिदानंद सिन्हा, बट ही वाज प्रोटेम और टेम्परेरी और प्रोविजनल प्रेसिडेंट। आफ्टर 2 days द परमानेंट प्रेसिडेंट हैज बीन अपॉइंटेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. He was the permanent president for the Constituent Assembly for rest of its term. Okay. Next, H.C. Mukherjee was elected as vice president. Again, important fact. One of the very important fact which has been already asked in different exams is, Sir Benegal Narasimha Rao or B.N. Rao was the constitutional advisor to the assembly. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का काम इंडियंस कर रहे हैं, लेकिन एडवाइस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का होना जरूरी है, जो उनके पूरे काम को देखभाल करे और उनको 1-on-1 एडवाइस दे। कई सारी कमिटीज बनाई गई, अभी हम आगे देखेंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के लिए, ट्राइबल्स के इंटरेस्ट के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंटीग्रेशन के लिए। तो वो सारी कमिटीज़ में कैसे आपका फेडरल स्ट्रक्चर होगा, कैसे फेडरल और स्टेट्स के बीच में इस फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे फंडामेंटल राइट्स लिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स कितने लिए जाएंगे, कौन से लिए जाएंगे, सारे प्रोविजंस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए गए। ठीक, उन सारे इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस का एक एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए जो आपके काम को थोड़ा सा समझे, सराहे और उसमें कमियां निकाल के उनको दूर करे। सर बेनेगल नरसिम्हा राव का यही काम था। ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट थे और इन्होंने बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में। ठीक है, अगला अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेट आपको याद रखनी है, जो डेट मैं बताने जा रहा हूं आपको। 13 दिसंबर 1946 डेट, पर्सन जवाहरलाल नेहरू, कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले इंट्रोड्यूस कराया गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चला नहीं, लेकिन हमने पहले बताया कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी कुछ पर्टिकुलर फिलोसफिकल बैकग्राउंड्स होंगे, उसका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, आउटलुक्स, ओवरव्यूज होंगे। वो सारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले लिया। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्या करना चाह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कौन कौन से और कितने राइट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, किन किन लेवल्स पे हम डिस्क्रिमिनेशन दूर करेंगे और क्यों करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, वो सारा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मिलेगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वही आपको आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 25 to 28, 29 एंड 30, उसके अलावा डीपीएसपीज में जहाँ पे कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने की जिम्मेदारी स्टेट पे है, इक्वालिटी प्रमोट करने की जिम्मेदारी स्टेट पे है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इक्वली सबको मिले उसकी जिम्मेदारी स्टेट पे है, वो सारे प्रोविजंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही उठाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर आते हैं। ठीक, क्या क्या इसमें दिया गया था। सबसे पहले इसने बोला कि जो हम पॉलिटिकल स्टेटस देंगे इंडिया को, एक इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा, पहला तो इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा, दूसरा सॉवरेन होगा, यानी
अल्टीमेट सुपरमेसी, उसके ऊपर किसी और की अथॉरिटी नहीं होगी। एंड तीसरा रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, और दूसरा कि जो हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट होगी वो हर इंडिविजुअल इंडियन के लिए ओपन होगी। उसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज वाली बात नहीं होगी कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के लोग ही प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये दोनों प्रोविजंस रिपब्लिक के अंदर आते हैं कि पहला हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो, दूसरा हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन सबके सारे इंडियंस के लिए, सिटीजन्स के लिए ओपन होगी। ठीक, तो स्टेटस क्या होगा इंडिया का? इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। ठीक, दूसरा सोर्स ऑफ पावर इस सॉवरेन कंट्री का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हम ज्यादातर देखते हैं कि भाई सोर्स ऑफ पावर क्या है, कहां से पावर आ रही है, पावर किसी और से बाहर से ले रहे हैं या इंटरनल है। ठीक, तो दो तरीके के एक्सप्लेनेशन आते हैं। एक कि सोर्स ऑफ पावर इंडियन पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ, ठीक, या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जिसे बोलते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर किसी का भी सुपरमेसी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में सुप्रीम हो गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके लिए आया, उसको, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फ्रेम किया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रोवाइड करेंगे कौन? पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसलिए जो इंडियन सॉवरेन डेवलप होगा इंडिपेंडेंस के बाद, इंडियन सॉवरेन कंट्री जो डेवलप होगा, उसका सोर्स ऑफ पावर उसके लोग होंगे। यही नेशनल मूवमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा और आइडियोलॉजी रही कि हम जो भी करेंगे वो खुद से करेंगे, आपकी देन नहीं चाहिए, आपकी भीख नहीं चाहिए। वो यहां पे देखने को मिली। ठीक, सोर्स ऑफ द सॉवरेन क्या है? सोर्स ऑफ पावर ऑफ सॉवरेन, पीपल ऑफ द कंट्री। अलग। अब इंपॉर्टेंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? टू गारंटी एंड सिक्योर टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस। किस तरह की जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? सुपरमेसी ऑफ द कोर्ट्स, जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास ये पावर होगी डेफिनेटली कि वो किसी भी तरीके की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के अगेंस्ट काम करे। बिल्कुल सही बात है। बट एज अ सिटीजन, एज अ सोसाइटी, क्या हम जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेंगे किसी तरीके की? अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो क्या अल्टीमेटली हमको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा जहां पे हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करें कि भैया एक पर्टिकुलर कास्ट बेसिस पे हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भैया एक पर्टिकुलर जेंडर बेस पे हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रेशियल ग्राउंड्स पे हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ? क्या सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा? क्या नेशनल मूवमेंट उसके लिए कुछ नहीं बोला? तो उस केस में सोशल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आया, क्योंकि थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट, स्पेशली 20th सेंचुरी में विद द इंक्लूजन ऑफ महात्मा गांधी आइडियोलॉजी इन द नेशनल मूवमेंट, सोशल जस्टिस या सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का जो प्रोविजन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अनटचेबिलिटी को खत्म करना, एम्पावरमेंट ऑफ द मूवमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स रखे नेशनल मूवमेंट ने अपने लिए, और वही सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आए तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 भी यही बात करता है, आपका अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 17 भी यही बात करता है। इसके अलावा 25 to 28 आर्टिकल्स जो रिलीजियस इक्वालिटी की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात करता है। ठीक, इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, किसी को भी किसी भी ग्राउंड पे ये ना बोल दिया जाए कि तुम इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्यों? अगर एक इंडिविजुअल उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है तो दूसरा क्यों नहीं? बशर्ते कुछ ग्राउंड्स हैं क्वालिफिकेशन के, बट सोशल लेवल पे इन अ जनरल सेंस अगर हम बात करें तो अगर कोई बंदा मेडिकल की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो, गो टू द बैंक, आपका फुल राइट है, वहां से लोन लो और पढ़ाई करो, एजुकेशन लोन लो, पढ़ाई करो। ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई। आर्टिकल 16 आपका स्पेसिफिकली इस चीज की बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट। ये किसी भी ग्राउंड, ये जो ग्राउंड यहां पे मेंशन है, इनके बेसिस पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, सेम पॉलिटिकल इक्वालिटी जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की क्या बात हुई? पॉलिटिकल जस्टिस की जब बात आती है तो आपके सिविक राइट्स की बात आती है, सिटीजनशिप राइट्स की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है।
आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगे, उसके अगेंस्ट में, उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड या स्पेशल प्रिविलेज की जरूरत नहीं। सिंगल सिटीजनशिप देने का एक बहुत बड़ा ये रीजन रहा कि हम प्रमोट करना चाहते थे क्या, पॉलिटिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर बंदा जो 18 प्लस है इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर इज वेरी मच एलिजिबल टू वोट। किसी भी रेस, किसी भी सेक्स, किसी भी रिलीजन का वो बंदा हो सकता है, लेकिन वो वोट करने के लिए एलिजिबल होगा ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अगली चीज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बात अगर आप फंडामेंटल राइट से उठाओगे तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इन्हीं की बात करता है। आर्टिकल 15 इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 जो है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, वो भी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट, ठीक है। एंड बिफोर द लॉ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, ये प्रोविजन जब आप पढ़ते हो बिफोर द लॉ, तो आपके दिमाग में फौरन आर्टिकल 14 आना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के दो कंपोनेंट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का डिफरेंस और कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि बिफोर द लॉ का जो कंपोनेंट है वो यही बोलता है कि कानून की नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी अलग नहीं है दूसरे इंडिविजुअल से। अगर एक सिचुएशन में एक इंडिविजुअल पे एक कानून लगता है तो दूसरे इंडिविजुअल पे, अगर वो सेम सिचुएशन में है, भले ही वो राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, कानून की नजर में वो सेम रहेगा और उस पर सेम ही प्रोविजन, सेम ही लॉज लगेंगे। दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अगला फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये पूरा का पूरा जो है वो आर्टिकल 19 बात करता है। वोकेशन आर्टिकल 19, एसोसिएशन आर्टिकल 19, एक्शन आर्टिकल 19। उसके अलावा जब आप फेथ और वर्शिप की बात करते हो तब आप बात कर रहे हो आर्टिकल 25 से 28 का, कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आपका एक फंडामेंटल राइट है और वो किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा। फुल फ्रीडम होगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ जो यहां पे प्रोविजंस लगाए गए हैं वो है लॉ और पब्लिक मोरालिटी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा, पब्लिक न्यूसेंस किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। सोशल मोरालिटी या सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते टाइम आप सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना भूलें, ठीक है। अगला, responsibilities of the sovereign to provide adequate safeguards for the minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes। अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में उतरेंगे और उसके प्रोविजंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे माइनॉरिटीज, जो बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ दो ही तरीके की माइनॉरिटीज मेंशन्ड है, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी धर्म के आधार पर एंड दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी भाषा के आधार पर। तो ये ही दो माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड हैं कहां, कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। बट कहीं पे भी ये माइनॉरिटीज क्या है, माइनॉरिटीज कौन है, रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या है और कौन है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या है कौन है, ये डिफाइन नहीं किया गया। ये पावर पार्लियामेंट के पास में है और उसके लिए उस प्रोविजन के अंदर पार्लियामेंट ने माइनॉरिटीज के लिए लॉ भी बनाया है जिसमें प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया कि व्हाट आर रिलीजियस माइनॉरिटीज, व्हाट आर माइनॉरिटीज, व्हाट आर रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड व्हाट आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। इसके अलावा बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज, जो हमको पता है कि जो पिछड़ी जाति के पिछड़ा एरिया है, हर शहर में आप जाएंगे तो आपको एक सोफिस्टिकेटेड एरिया बहुत ज्यादा चमक धमक वाला और एक तरफ झोपड़पट्टी स्लम एरिया। तो डिसाइड ये किया गया कि अगर हमें सबको साथ लेके चलना है, सबके विकास की बात करनी है, तो सबसे पहले ये रीजनल डिस्पैरिटी भी खत्म करनी पड़ेगी। उसके लिए करेंगे क्या, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज लाएंगे और वही करने के लिए यहां पे प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है। आर्टिकल 371 अगर जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें जितने भी बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए, ठीक।
अगेन डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, चाहे वो ओबीसीज हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, उनके लिए भी, उनकी इंटरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद प्रोविजंस दिए हैं। इसके अलावा कई सारे लॉज भी बने हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। वो जब हम वहां पे पहुंचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी में, तब हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, नाउ मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बहुत जरूरी है। ये पूरा पॉइंट है वो एक ही चीज पे फोकस करता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब, अगर आज हम इंडिया ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका इंडिया है, अगर आज हम इंडिया ऐसा देख रहे हैं, तो ये इंडिया को इस तरीके के शेप में रखना, उन टेरिटरीज पे अपना कब्जा या अपना रूल बनाना, ये जिम्मेदारी है हमारी, हमारे देश की जिम्मेदारी। इसीलिए हम किसी भी तरीके के एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को अलग करते हैं जो चाइना की है, किसी भी तरीके का एक्विजिशन को भी हम प्रमोट नहीं करते। हम आज भी पीओके के अगेंस्ट खड़े हैं, वो हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम आज भी चाइना के अगेंस्ट खड़े हैं, जहां पे भी तुमने घुसपैठ की है, इंट्रूजन्स किए हैं, पीछे हटो, हम आज भी तुम्हारे साथ उसी तरीके से बात कर रहे हैं। म्यांमार के साथ हमने अपना बॉर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, उसी तरीके से बांग्लादेश के साथ हमने जो बेरुबरी केस में क्या नाम है, आपके डिस्प्यूटेड एरियाज की शेयर एक्सचेंज किया था, वो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था इस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एरिया पे कंट्रोल रखें, अपने एरिया पे सॉवरेन राइट रखें, क्योंकि उस एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन हमारी जिम्मेदारी है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जब तक नहीं होगी, यानी कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन है, एक यूनिट है, जो टेरिटरी एज अ यूनिट है, वो अगर इंटीग्रेटेड नहीं होगी, वो अगर टूटी बिखरी होगी, तो एक स्ट्रांग नेशन नहीं बन पाएगा। स्ट्रांग नेशन के लिए वो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। और उसी लिए हमारा लैंड का, सी का और एयर का जो राइट्स है, जो हमारा लैंड है, हमारा सी है, हमारी एयर है, उस पर हम सॉवरेन राइट एंजॉय करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे के राइट्स को कहीं से भी हर्ट करेंगे, इन्फ्रिंज करेंगे। दूसरे के लैंड, दूसरे की सी, दूसरे की एयर की जो भी राइट्स उसकी होगी, वो फुली फ्रीडमली एंजॉय करें, हम उस पर नहीं बोलते। लेकिन हमारे लैंड, हमारी सी, हमारे एयर पे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। अगला, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी हमारी किस ऑब्जेक्टिव पे होगी? प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। आर्टिकल 51 आपको यही चीज बोलता है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव लेके आप वर्ल्ड के सामने आ रहे हैं एज अ सॉवरेन कंट्री, एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे वर्ल्ड में, ग्लोबल लेवल पे? यूएन से जुड़ने चाहते हो आप, या कॉमनवेल्थ के अंदर इतने सारे न्यूली डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके साथ आप एक ग्रुपिंग कर रहे हो, तो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप? तो उन्होंने बोला कि हम वर्ल्ड पीस, ऑल वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए बात कर रहे हैं, और उसमें हम आज तक अपने इन्हीं सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। आपको जान के बहुत ज़्यादा ये खुशी होगी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया के सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया ने सबसे ज़्यादा सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए दिए हैं। अफ्रीका में कोई भी और डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ पे यूएन काम कर रहा है, वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स की, इंडियन आर्मी की अपनी यूनिट है जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर काम करती है, उसमें सबसे ज़्यादा मैन पावर हमारी है। ठीक, तो वो इन्हीं प्रिंसिपल पे काम कर रही है। वहां पे हम जाके लड़ाई नहीं करते, हमारा जब काम होता है वो सिर्फ ट्रूथ मेकिंग का होता है, शांति फैलाने का होता है, और वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Resolution was unanimously adopted by the Assembly on 22 January 1947। ये डेट है जब आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली ने पास कर दिया है। इसका मॉडिफाइड वर्जन ही आपका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप प्रेम्बल में पढ़ोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ही प्रोविजंस वहां पे आपको मिलेंगे। वही फिलॉसफी बनाता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसीलिए आपके ऊपर यह जिम्मेदारी हो जाती है कि आप प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को याद करें, सिर्फ पढ़ें नहीं, याद रखें। जब समझने की बात होगी, डेफिनेटली जब हम प्रेम्बल
पर पहुंचेंगे, प्रेम्बल का चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, तो उस चीज़ को बहुत डीपली बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी आपके लिए जिम्मेदारी है कि प्रेम्बल्स के जो टर्म्स हैं, जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं, आपने देखा होगा प्रेम्बल में कुछ बोल्ड लेटर्स में टर्म लिखे होते हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स में टर्म लिखे होते हैं, वो सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं और उसके बाद उसकी फिलॉसफी समझनी है। लेकिन पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर 26 नवंबर 1949 गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा स्टैंजा जो है आपका, वो पूरा आपको याद रखना है। कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करें, जो 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसने कुछ चेंजेस किए। किसमें? असेंबली की पोजीशन में। क्या क्या चेंजेस किए? पहला तो उसने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आपकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी फुली सॉवरेन बॉडी है। फुली सॉवरेन बॉडी मतलब इसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी समझिए, जो इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करेगी, जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। पुराने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, चाहे 1909 का हो, 1919 का हो, 1935 का हो, इवन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ, उसको भी वो चाहे तो वो खत्म कर सकती है, चेंजेस ला सकती है उसमें, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, असेंबली को अब दो फंक्शन दिए गए। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करेगी, जहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही है। किसके लिए? इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। दूसरी तरफ यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अभी आपकी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, तो जब तक आपकी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आती, एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी। यानी एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो गया और एक तरफ लॉ के इनैक्टमेंट का काम हो गया, लेजिस्लेशन बनाने का काम हो गया। तो दो फंक्शंस करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसी से रिलेटेड प्रोविजन था कि भाई असेंबली जो थी वो आपकी पहली पार्लियामेंट थी फ्री इंडिया की, डोमिनियन लेजिस्लेचर। अभी भी डोमिनियन है, डोमिनियन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखोगे तो उसमें साफ साफ कहा गया, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है, और एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डोमिनियन क्या है। डोमिनियन का डोमिनियन ऑफ इंडिया का डोमिनियन लेजिस्लेचर, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो पहली पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया जो थी वो असेंबली ही थी, ठीक। जब भी असेंबली मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, याद रखिएगा, जब भी असेंबली मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट थे, हमने पहले ही देखा। लेकिन जब भी असेंबली मिलती थी किसी लॉ को बनाने के लिए, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी लॉ को बनाने के लिए, तो उस टाइम उसके चेयरमैन होते थे जी.वी. मावलंकर। स्पीकर कह सकते हैं उनको, प्रेसिडेंट कह सकते हैं उसको, हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह सकते हैं आप असेंबली के। तो दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए, एक बाबू राजेंद्र प्रसाद और एक जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम करती थी, और मावलंकर प्रिसाइड करते थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी लॉ को बनाती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Muslim League members hailing from areas included in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो पहले 389 थी, वो अब 299 रह गई, ठीक। कैबिनेट मिशन ने टोटल स्ट्रेंथ ये दी थी 389, ठीक। लेकिन मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जो स्पेशली वो पाकिस्तान के लिए एरिया चाहते थे, उसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों इंक्लूडेड था, उसके जो मेंबर्स थे, उन प्रोविंसेस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विदड्रॉ कर लिया, ठीक। और इसीलिए जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 299 घट के हो गई। आगे बात करते हैं, असेंबली के बाकी फंक्शंस की बात करते हैं। यानी असेंबली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम नहीं कर रही थी जहां कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होता है, या लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह ही काम नहीं कर रही थी जहां लेजिस्लेशन बना रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ उसने फंक्शंस किए। क्या क्या फंक्शंस किए वो देखते हैं। सबसे पहले इट रेटिफाइड यानी अप्रूव्ड मेंबरशिप ऑफ इंडिया टू द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक्चुअली ब्रिटिश क्राउन के अंदर बना हुआ एक ग्रुप था उन नेशंस का जो ब्रिटिश की फॉर्मर कॉलोनीज थी। जो जो इंडिपेंडेंट होता जाता था
इंडिपेंडेंस गेन करता जाता था उसे वो कॉमनवेल्थ ग्रुप में डाल देते थे। उसका रीज़न ये बताया जाता था क्योंकि अभी ये नेशन इंडिपेंडेंट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नेसेंट है, बच्चा है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। बट एक्चुअली जितनी भी कॉलोनीज थी वो उनके साथ एक ट्रेडिंग लिंक बना था, तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट था ब्रिटिश का कि लगातार इन कॉलोनीज से रॉ मटेरियल का सप्लाई बना रहे। ठीक, इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस ली तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ में उसकी पोजीशन रेटिफाई करी, यानी ज्वाइन किया। नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, बट ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सीधे इन कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 47 जुलाई 22। नेशनल एंथम जन मन गण कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कब अडॉप्ट किया गया? जनवरी 24, 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किए गए कब? जनवरी 24, 1950। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। समझ रहे हैं? 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए थे। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो गया होगा, इसीलिए यहां पे मेंशन्ड है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, असेंबली के मेंबर्स ही करते हैं। ठीक, तो उस असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया 24 जनवरी 1950। ठीक, आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशंस किए। कितने सेशंस किए? 11 सेशंस। ये 11 सेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया तो उससे पहले उन्होंने 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर किया, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी जब ड्राफ्ट तैयार किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और वो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया तो उस ड्राफ्ट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 114 दिन तक डिस्कशन किया, उसके बाद अप्रूव हुआ। ठीक, ऑन जनवरी 24, 1950, डेट देखिए 24 जनवरी 1950, काफी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि काफी सारी चीजें इस दिन अडॉप्ट हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन रखा, यानी अब खत्म। इट हाउएवर डिड नॉट एंड and continued as the provisional parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new parliament after first general election in 1951-52। यही मैं आपको बता रहा था कि जब तक आपका ओरिजिनल पार्लियामेंट नहीं आया, 1951-52 इलेक्शन में मेंबर्स इलेक्ट हुए, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, मेंबर्स इलेक्ट हुए, इलेक्ट करने के बाद नया पार्लियामेंट बना। जब तक कि नया पार्लियामेंट नहीं बनाता तब तक वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यू करती रही एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम जो है वो 24 जनवरी 1950 में पूरा हो गया था। उसके बाद करीब 6 महीने साल भर का जो पीरियड था, जब तक कि ये इलेक्शन का टाइम नहीं आया और नई पार्लियामेंट नहीं बनी, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह कंटिन्यू करती रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं। कहने का बात कि भाई कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत सारे आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे जिनको डील करना जनरल टर्म्स में पॉसिबल नहीं था। उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेसिफिक फोकस चाहिए, और वो काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवरऑल नहीं कर सकती थी।
उस काम को और स्पेसिफाई करने के लिए या और स्पेसिफिक उस पर फोकस देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग प्रोविजंस के लिए, अलग अलग इश्यूज को डील करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई। ठीक, कमिटीज में कुछ मेंबर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर इशू पे बात करते हैं, उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं उन पे डिस्कशन होता है, और फिर कुछ प्रोविजंस जो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं उन पे डिस्कशन होता है, कुछ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, कुछ रख लिए जाते हैं, और फिर वही उस पर्टिकुलर इशू के प्रोविजंस बन के ड्राफ्ट में तैयार किए जाते हैं, और फिर उस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया जाता है। ऐसे ही कमिटीज अलग अलग इश्यूज पे बनाई गई, उनके अलग अलग चेयरमैन्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, उनकी अलग अलग वर्किंग कंडीशंस थी, अलग अलग डिस्कशन लेवल था। वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है। ये पर्टिकुलर कमिटी का कंपोजिशन और उनकी फंक्शनिंग हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए आपका जो टॉपिक्स हमने कवर्ड किया उतना ही सफिशिएंट है। उनसे एक बार गो थ्रू हो जाए, अपने आप को उन चीज़ों से एक बार रिलेट कर लें, और उसके बाद कल अगले लेक्चर में हम ये काम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।